बचपन में मैंने कहानी सुनी थी। ठीक है। और एकदम से जब वो कहानी का नाम मेरे सामने आया तो वो इस फॉर्मेट में थी। तो ये किताब है, इसका नाम है उसने कहा था और अन्य कहानियाँ, पहली आधुनिक हिंदी कहानी की के रचयिता। तो इनके ऑथर है चंद्र शर्मा गुलेरी। और ये कहानी इन्होंने लिखी थी 1915 में। अच्छा। इतनी पुरानी है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, राइट। 1914 से 1919 के बीच में थी। और तब पता चला हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, कि इंडियन जो सैनिक थे, दे फॉट इवन एट द फ्रंट ऑफ इटली एंड यूरोपियन, वहाँ पे भी मतलब पंजाब से जो सरदार, जो मतलब फ्रंट थी हमारी, वो लोग वहाँ पे जाकर भी लड़ाई कर रहे थे। 1915 की बात है ये। तो ये कहानी कुछ ऐसी है। कहानी को जिस तरह से कहा गया है ना, दैट इज़ वेरी वेरी कैप्टिवेटिंग। ओके। पहला सीन है कि एक बच्चा है, वो भाग के एक दुकान पे जाता है। वहाँ पे वो कुछ सामान ले रहा है, लेकिन वहीं पे एक छोटी बच्ची भी और है, उसी की उम्र की है। और दोनों में एकदम से बातचीत होना चालू होती है। जब दोनों बिछड़ रहे होते हैं, अलग अलग जा रहे होते हैं, तब वो उससे पूछता है तेरी कुर्माई हो गई, मतलब तेरी सगाई हो गई क्या। वो बोलती है धत, और भगा देती है। उसके बाद क्या होता है, वो जब भी मिलते हैं, जब सेपरेट हो जाते हैं, वो उससे यही सवाल पूछता है, वो धत करके चली जाती है उसको। एक टाइम आता है, कुछ टाइम के बाद वो उससे जब फाइनली पूछता है कि हाँ तेरी कुर्माई हो गई, बोलती है हाँ हो गई ना, ये देख नहीं रहा मेरा कुछ, तो वो दिखाता है कि दिखाती कि देखो ये है, तेरी कुर्माई हो गई, वो चली जाती। अब वो बच्चा है, वो बच्चा शायद 12-13 साल का है, बच्ची भी शायद इसी उम्र की है। अब कट टू नेक्स्ट सीन जो है, वो ट्रेंचेस के अंदर है, कि गोलियां चल रही हैं, वो बैठा हुआ है, और लोग बात कर रहे हैं, जो जो सैनिक है वो आसपास, की हाँ भैया इतने दिन से हम लोग यहीं अटके पड़े हैं, कोई आया नहीं हमारे को बचाने के लिए, एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद उनका एक सीनियर आता है पीछे से, और ऑर्डर देता है कि भी हमको पता चला है कि जर्मन वहाँ पे बैठे हुए हैं, तुम आगे जाओ और गो गो इन फ्रंट बेसिकली। तो वो अपनी टुकड़ी को दो में डिवाइड करता है, बोलता है 10 लोग जाओ, फिर हम लोग 10 लोग इस तरफ से आएंगे। इस बीच वो जो ऑर्डर, जो उसका जो सीनियर होता है, वो उसके पास जाता है कुछ पूछने के लिए। और वो हेलमेट वगैरह और पूरा कवर्ड है, और वो उसको बोलता है ये लो सिगरेट पियोगे। तो वो उसको एकदम से झटका लगता है कि अरे सरदार तो सिगरेट पीते ही नहीं है, और ये तो मैं तो इसको जानता हूँ, ये आदमी मुझे सिगरेट कैसे ऑर्डर कर सकता है। फिर वो उससे कुछ कुछ बातें करता है कि अरे बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने बैठ के पी नहीं है। बोलता हाँ अगली बार मैं तुम्हारे लिए ये वाली विस्की लेके आऊँगा या कुछ लेके आऊँगा। और वो बोलता है कि अरे सरदार तो पीते भी नहीं है, अमृत दिया हुआ था तो पीते भी नहीं है। फिर वो ऐसी कुछ कुछ हवा में बातें करता है, वो सब पे हाँ माँ हाँ बोलता है। उसको समझ में आ जाता है कि ये आदमी कोई और है, ही इज समबडी स्पाई, और ही इज पर्सोनिफाइंग टू बी समबडी एल्स, और हमारे को गलत ऑर्डर दिया, मतलब खतरा है। तो वो जाता है अपने एक सैनिक को बोलता है कि तू आगे जा, जो लोग भी आगे भेजे गए हैं उन सबको उनको पकड़ और उनको वापस लेकर के आ, ये आदमी कुछ गड़बड़ है। फिर वो उसको पकड़ता है। और वहीं पर दो सैनिक होते हैं। एक सैनिक की तबीयत बहुत खराब है, मतलब बुखार में चल रहा है, और ये और वो कर रहा है। वो उसको ना तो आगे जाने देता है, उसको बचा के रखता है। और उसके बाद जब गोलीबारी भी होती है, तब भी ही इंश्योर कि उस बंदे को कुछ ना हो। और उसी आगे उस सैनिकों में जो गया होता है, उसमें से एक बंदा होता है जिसको भी वो बहुत ही प्रोटेक्टिव करके रखता है, कि उस आदमी को जरूर बोलना। लास्ट में उस बंदे को गोली लग जाती है, और बोल देता है कि इनको जाके बोल देना सूबेदारनी जी को कि मैंने जो कर दिया जो उसने कहा था। तो उसने कहा था कम्स फ्रॉम देयर। तो बाद में पता चलता है, स्टोरी में रिवील होता है कि एक्चुअली वो बंदी इसको बहुत सालों बाद एक जगह मिलती है, और वो पहचान लेती है, वो होती है उसके सूबेदार की वाइफ। जो उसका सीनियर उसकी वाइफ होती है वो। और बोलती है कि देख, मेरी लाइफ में मेरे 5 मिसकैरेजेस हुए हैं, और उसमें से एक ही बच्चा बचा है। ठीक है। ये भी तेरे साथ जा रहा है, और मेरा पति भी तेरे साथ जा रहा है। ठीक है। अब तेरा ध्यान तेरे को रखना है कि इनको कुछ ना हो। तो बेसिकली वो जो होता है, जो बहुत बीमार होता है, वो उसका बेटा होता है। और आगे की तरफ जो गया था वो उसका पति होता है। अच्छा। तो एक्चुअली ही इंश्योर्स कि वो दोनों बच गए। और जब मरते मरते वो बताता है कि उसको बस ये बोल देना कि मैंने वो कर दिया जो उसने कहा था। सो इट्स वेरी टचिंग स्टोरी। और इसके अंदर तो इसका मतलब तो ये जो प्यार दिखाया है, ये तो मतलब सैक्रिफाइस हुआ। और ये जो बंदा है जिसने उस औरत के कहने पे उसके पति और उसके बच्चे की जान बचाई,
लेकिन उसने अपना प्यार सैक्रिफाइस किया। तो ऐसा कुछ दिखाया है इसमें कि वो ये जो बंदा है ये उस लड़की से प्यार करता है? देखो, दिखाया गया कि टीनेज में वो उसको इन्फेक्चुएशन हो चुका है। वो उसको बार बार छेड़ता है कि तेरी कुर्माई हो गई, तेरी कुर्माई हो गई। जब वो बताती कि हो गई, तो उसको बुरा लगता है, जो भी डिप्रेशन होता है कि अरे आई हैव लॉस्ट माई लव। हम्म। एंड देन ही बिकम साइलेंट, ही इज नॉट नाइदर प्रोटेस्टिंग नाइदर अग्रेसिंग, नाइदर वो उसको अप्रोच कर रहा है। ही इज नॉट कबीर सिंह बाय द वे, सो ही इज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ओनली। और इसमें इसमें जो मेन चीज, जो मैसेज नहीं बोलूंगा बट अगर लेसन बोलो, कि द ट्रू लव इज साइलेंट। ही हैज नॉट अप्रोच और ही हैज नॉट टॉक टू हर एटसेट्रा, बट उसने बस वो कर दिया जो उसने कहा था, इवन बाई लेइंग डाउन हिज ओन लाइफ। आई थिंक एक रूल आई थिंक एक रूल जो मुझे दिख रहा है इसमें कि लेसन। एक लेसन सॉरी लेसन लेसन जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि लव का मतलब पाना ही नहीं है। लव का मतलब है कि आप सैक्रिफाइस कर रहे हो अपने लव के लिए, क्योंकि उसने आई एम अज्यूमिंग कि वो जो बैरक्स में जब वो लोग लड़ रहे हैं तो उसने उन दोनों की जान बचाने के लिए गोली खा ली। तो लव का मतलब ये भी है कि आप सैक्रिफाइस कर रहे हो दूसरे के लिए जिसको आप लव करते हो। एग्जैक्टली, तो एक तरह से साइलेंट लव भी है, और एक तरह से बोलता है कि लव ऑल्सो डिमांड सेक्रीफाइस। और ये 1915 में जब लिखी गई थी, और तब इसको पहली आधुनिक हिंदी कहानी कहा गया था। इस पे मेरा थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि प्रेमचंद भी उसके बाद ही आए थे, उसके पहले भी कहानियां लिखी गई हैं, तो उसके पहले के भी ऑथर्स थे। बस इस कहानी को वो दर्जा इसलिए दिया गया बिकॉज मे बी इट वॉज एनकरेजिंग, और बेसिकली एक सेक्रीफाइस था, नेशन की तरफ भी लव है। उस टाइम नेशन क्या था? उस टाइम ब्रिटिश इंडिया था। अब इंडियन सोल्जर्स आर गोइंग ऑल द वे टू यूरोप and fighting against the aggressors there. They are fighting somebody's or else war. बट उस टाइम पे एम्पायर का हिस्सा थे। तो शायद इस बात को, ये चीज़ थोड़ी सी मोटिवेट भी कर रही थी कि आओ ज्वाइन करो आर्मी, डू समथिंग फॉर द नेशन। आई थिंक ये प्री टेक्स्ट की वजह से इस कहानी को वो दर्जा मिला होगा उस टाइम पे, क्योंकि मुझे इसमें इस कहानी की हर चीज़ सही लग रही है। बट फर्स्ट मॉडर्न स्टोरी ऑफ इंडिया करके मुझे ये पॉलिटिकली एंगल ज़्यादा लगता है इसमें। आई मीन, तुम्हारा आई डोंट नो क्या लगता है। हाँ मतलब सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है कि इस स्टोरी को मोटिव प्रमोट इसलिए किया गया होगा क्योंकि उस सोल्जर को दिखाया है ना, एटलीस्ट एट सर्टेन पॉइंट उसको दिखाया है कि वो अपने जो कम जो दूसरे सोल्जर्स हैं, जो 20 सोल्जर हैं, उनकी जान बचाने के लिए उसने वो क्यूज लिए उस सरदार जो जो भी बहरूपिया था वो, उससे उसने वो समझा और उसने उसकी जान बचाई। तो आई थिंक वो नेशन के प्रति जो उसकी इच्छा थी या फिर जो समर्पण था, आई थिंक वो दिखाता है। हाँ, और इसमें धर्म का भी थोड़ा एंगल आ जाता है कि हाँ भैया, एक सच्चा सरदार है, वो सिगरेट नहीं पिएगा, वो शराब नहीं पिएगा, एंड ऑल दोज थिंग्स आएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं टच हो ही जाता है यहाँ पे कहीं पे। बाय द वे, दिस ऑथर इज फ्रॉम जयपुर। अच्छा। ओके, हाँ हाँ। एंड ही ही हैज रिटन मैनी थिंग्स। इनका लेखनी का स्टाइल भी बहुत ही, पर जिस तरह से ये सीन ट्रांजिशन करता है कि एक बच्चा एकदम से दुखी हुआ है कि उसको धत बोल करके उसको बता दिया गया कि हाँ भैया मेरी सगाई हो गई, एंड नो मोर अवेलेबल, और नेक्स्ट सीन इस तरह से लिखा गया है। मतलब मैं, अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो इट इज, मतलब इज इट ओके इफ आई रीड थोड़ा सा? महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुर्माई हो गई? और उत्तर में वो वही धत मिला। एक दिन फिर जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ, हो गई। लड़के ने पूछा, कब? कल। देखते नहीं ये रेशम का कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की सीध ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं जाकर घर पहुंचा। और जस्ट इमेजिन कि उसके दिमाग की जो व्यथा थी उसको किस तरह से इसने लिखा बहुत बढ़िया, है। बहुत गजब। सुंदर। आई थिंक इसमें एक चीज, एक और लेसन जो मुझे समझ में आया वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका प्यार कुछ टाइम तक रहे और ख़त्म हो जाए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लड़का था इसने अपनी उस लड़की के पति और बेटे को, जो कि दोनों आर्मी में हैं, तो इसका मतलब बहुत साल बीत गए ना इसके लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मतलब आई थिंक एंड इज फाइटिंग ऑन द ट्रेंचेस। हाँ, तो लव है बारह ना। तेरह साल का बच्चा था। अब जब वो खत्म हो रहा है, वो शायद 20-22 या 23 साल में आ चुका है पोटेंशियली। और क्योंकि उस बच्ची उस बंदी के भी
4 से 5 मिसकैरेजेस हुए, उसके बाद उसका एक बच्चा बचा है जो भी बड़ा होकर के आर्मी में जा चुका हाँ है। वही तो मे बी इट इज़ अराउंड 30s, मे बी मे बी मूवी पोटेंशियली 30s के अंदर है। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ ना कि लव ट्रांसेंड्स एज डिफरेंस एंड बाउंड्रीज एंड एवरीथिंग, तो ये भी एक मुझे लेसन समझ में आया इससे। राइट, राइट। लेकिन इनकी जो राइटिंग स्टाइल उसके अंदर भी एक चीज़ मैं बताता हूँ अभी, एक चीज़ पढ़ के। लुधियाने से 10 गुना ज़्यादा जाड़ा और मई के ऊपर बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। 2-2 घंटे के कान के पर्दे 2-2 घंटों में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजुला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर सफा या खूनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छुपे रहते हैं। और ये ठीक उस लाइन के बाद है जो मैंने कहा था कि वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई थी। इसके जस्ट बाद वाली लाइन है, मतलब कि इट हैज़ एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड यू फ्रॉम ए सिटी टू एक्चुअली द ट्रेंचेस। तो ये मतलब आजकल कहानियों में इतना स्ट्राइकिंग ट्रांसफॉर्मेशन कम ही देखने को मिलता है, एंड दिस वाज रिटन इन 1915। उस हिसाब से तो दिस वाज ग्रेट। और छोटी सी कहानी, आई मीन 4 to 5 पेजेस लॉन्ग स्टोरी, दैट्स ऑल।